नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12 से रिलेटेड है। हमारी जो NCERT पाठ्य पुस्तक है उसका 3rd चैप्टर विद्युत धारा का एक टॉपिक है सेलों का संयोजन। देखिए, हम विद्युत सेल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारा जो टॉपिक विद्युत सेल का है उसमें हमने विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर नहीं पढ़ा है तो पहले वो अवश्य पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आप सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में नहीं समझ पाएंगे तब तक आप सेलों का संयोजन भी नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को समझना है तो पहले आपको इससे ठीक पहले का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो है सेलों का संयोजन। मैं सर्वप्रथम आपको सेल से संबंधित महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पर यूज में आने वाली है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, हम सेल का प्रतीक चिन्ह यूज में लेंगे इस प्रकार से। ये हमारे पास में किसी सेल का प्रतीक चिन्ह है, प्लस माइनस इस तरीके से दिखाएंगे, और इसके साथ में इसका जो विद्युत वाहक बल है उसको हम कैपिटल E से प्रदर्शित करेंगे। देखिए, कई जगह पर जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको इसके ठीक पास में, जैसे इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तो इस तरीके से लिख देते हैं, और कई स्थानों पर या कई जो बुक्स है उसमें आपको इस तरीके से भी मिल सकता है कि इसका विद्युत वाहक बल है E और इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। तो जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको इस तरीके से अलग से रेजिस्टेंस दिखाकर स्मॉल r से रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। दोनों तरीके सही हैं, अलग अलग बुक्स वाले अलग अलग तरीके से लिखते हैं। दोनों तरीके आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि इसका विद्युत वाहक बल E, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इसका मतलब है कि सेल का विद्युत वाहक बल E और इसका ही आंतरिक प्रतिरोध है ये स्मॉल r, जो कि अलग से हमने इसको दिखा दिया है। अब देखिए, किसी भी सेल के टर्मिनल विभवांतर तथा उसके विद्युत वाहक बल के अंदर एक रिलेशन होता है, और वो जो रिलेशन है टर्मिनल विभवांतर V बराबर E माइनस में आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? E माइनस आई आर। ये रिलेशन भी आप लोगों को इस वीडियो में ध्यान में रखना है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आप इस विद्युत सेल का जो टॉपिक है उसका वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, या आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इसके साथ में हमें कुछ चीज़ें और भी ध्यान में रखनी है कि जो धारा का प्रवाह होता है, जब हम विद्युत सेल को किसी परिपथ में संयोजित करते हैं तो धारा की दिशा सदैव धनावेश से बाहर निकलेगी और ऋणावेश में प्रवेश करेगी। धनावेश से बाहर निकल रही है और ऋणावेश में प्रवेश कर रही है, तब तो उसके विद्युत वाहक बल को हम धनात्मक लेकर चलेंगे। यदि इसका अपोजिट होता है तो उसके विद्युत वाहक बल को हम ऋणात्मक लेकर चलेंगे। तो कुछ चीजें यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखकर चलनी है, तभी ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सेलों का संयोजन कितनी प्रकार से हो सकता है। हम इसी प्रकार के सेल लेंगे और उन सेलों को आपस में संयोजित करेंगे। देखिए, सेलों का संयोजन दो प्रकार का होता है। हमने इससे ठीक पहले प्रतिरोधों का संयोजन भी देखा था। जिस प्रकार से प्रतिरोध श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, ठीक उसी प्रकार ही सेल भी श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। हमने 2nd चैप्टर के अंदर संधारित्रों का संयोजन भी देखा है, और वहां पर आपने देखा होगा कि संधारित्र श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ही सेलों का संयोजन भी दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। सर्वप्रथम हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों के संयोजन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं देख लीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन, पहला जो प्रकार है वो है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो प्रकार है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर
क्रम संयोजन। आप यहां पर देखिए कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है किसे कहेंगे। पहला पार्ट हम लेकर चल रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। हम यहां पर कुछ सेल लेकर चल रहे हैं। ये हमारे पास में एक सेल है और इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1, आंतरिक प्रतिरोध R1 और इसके साथ में श्रेणी क्रम में हमने दूसरा सेल संयोजित कर दिया है। इसका विद्युत वाहक बल है E2, आंतरिक प्रतिरोध R2। फिर इसी तरीके से हमने एक तीसरा सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R3, विद्युत वाहक बल E3 है। और इसी तरीके से यदि हम सेल जोड़ते चले जाएं, एनवा जो हमारे पास में सेल है उसका विद्युत वाहक बल है En और उसका आंतरिक प्रतिरोध है Rn। देखिए इन सभी सेलों से हम एक विद्युत उपकरण यहां पर संयोजित कर देते हैं। इस विद्युत उपकरण का जो जो प्रतिरोध है वो कैपिटल R है। प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R। अब देखिए इन सभी सेलों के संयोजन करने से हमें परिपथ में कैपिटल I धारा प्राप्त होती है। ये सभी सेलों के कारण से बहने वाली जो धारा है वो कैपिटल I है। आप लोगों को ये डायग्राम समझ लेना है कि हमने इन सेलों के विद्युत वाहक बल E1, E2, E3 डॉट 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 En लिए हैं, जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 डॉट 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 Rn लिए हैं और इन सभी सेलों को कैपिटल R प्रतिरोध के उपकरण से हमने संयोजित कर दिया है। या आप ऐसे समझो कि हमने इसको कैपिटल R प्रतिरोध से जोड़ दिया है। ये कैपिटल R प्रतिरोध वाला उपकरण हो सकता है, उपकरण ही है। क्लियर? यहां पर हम देखेंगे कि इस पूरे जो संयोजन है उसमें से जो धारा बह रही है I, उसको किस पदों में लिख सकते हैं। तो हम इस सर्किट का तुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, कुल प्रतिरोध निकालेंगे और सर्किट में से बहने वाली कुल धारा भी यहां पर हम ज्ञात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जो सेल है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनका यदि आप क्रम भी गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि पहली बैटरी का जो ऋणात्मक टर्मिनल है वो दूसरी बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आप देखिए दूसरी बैटरी का जो ऋणात्मक टर्मिनल है वो तीसरी बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये कंटिन्यू इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर देखिए तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा? तुल्य विद्युत वाहक बल को हम किससे लिख दें? कैपिटल E से लिख दें। अब देखिए धारा इधर प्रवाहित हो रही है, धनावेश से बाहर निकल रही है, इसमें से भी धनावेश से बाहर निकल रही है, सभी में से धनावेश से बाहर निकल रही है, इसलिए इसका विद्युत वाहक बल धनात्मक, इसका भी धनात्मक, इसका भी धनात्मक, इसका भी धनात्मक। और जो कुल विद्युत वाहक बल है E वो किसके बराबर हो जाएगा? देखिए E बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 फिर डॉट 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 En। तो ये हमारे पास में आ चुका है इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखिए तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, इस संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से प्रदर्शित कर दें। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस है, इस तरीके से कंटिन्यू ये रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड हैं। तो देखिए ये जो सारे के सारे रेजिस्टेंस हैं वो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो सेल हैं वो श्रेणी क्रम में, तो सभी जो आंतरिक प्रतिरोध हैं वो भी श्रेणी क्रम में ही होंगे। दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, जैसे हमारे पास में यहां पर ये कुछ रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस
R3 होता है। तो यहां पर तो ये रेजिस्टेंस R1 है इसके अंदर का, इसका R2 है, इसका R3, इसका Rn है। देन तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 डॉट डॉट डॉट, यहां पर भी प्लस में डॉट डॉट करके आएगा, फिर प्लस में ये आ गया Rn। इसको हमने दे दिया है इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 इसको हमने दे दिया है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना है, सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना है। ये तो हमने तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, सिर्फ आंतरिक प्रतिरोध लिखा है। अब हम देख रहे हैं कुल प्रतिरोध कितना है। कुल प्रतिरोध के अंदर ये वाला प्रतिरोध भी शामिल हो जाएगा। तो देखिए ये श्रेणी क्रम में और ये भी उनके श्रेणी क्रम में ही होगा। तो तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बोलिए। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध पूरा सर्किट हमने ले लिया, उसका तुल्य प्रतिरोध हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये सबका तो तुल्य प्रतिरोध स्मॉल r और उसके श्रेणी क्रम में जुड़ा है कैपिटल R। देन तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ जाएगा। यहां पर कैपिटल R, स्मॉल r की वैल्यू है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, और इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इसको हमने दे दिया है समीकरण 3। अब हम देखेंगे कि सर्किट में से तुल्य विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होती है। तुल्य विद्युत धारा परिपथ से प्रवाहित, परिपथ से प्रवाहित तुल्य विद्युत धारा। देखिए परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा लिख देता हूं मैं, विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा बराबर क्या होता है, ओम के नियम से धारा बराबर होता है विभवांतर बट्टे में प्रतिरोध। तो यहां पर कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ही विभवांतर क्रिएट कर रहा है, और कुल विद्युत वाहक बल या तुल्य विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल या तुल्य विद्युत वाहक बल कह दीजिए, अपॉन यहां पर कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो देखिए I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है E, और कुल प्रतिरोध कितना है, दोनों की वैल्यू रख देता हूं मैं। E का जो मान है वो है E1 प्लस में E2 प्लस में E3 डॉट 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 En बट्टे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 प्लस स्मॉल r3 डॉट 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 Rn। ये हमारे पास में सर्किट से प्रवाहित होने वाली कुल धारा आ चुकी है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और उस सर्किट में से बहने वाली धारा का व्यंजक हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे एक विशेष स्थिति की। देखिए स्थिति फर्स्ट देखिए, यदि हम ये मान लें कि सभी सेल समान है, समान सेलों के लिए, समान सेलों के लिए उनके विद्युत वाहक बल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और उनको हम किसके इक्वल मान लें, E के इक्वल मान लें। किसके बराबर मान लिया हमने कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, और यदि सेल समान है तो उनके आंतरिक प्रतिरोध भी समान होंगे, और उनको हमने स्मॉल r के इक्वल मान लिया। तो परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, बोलिए। ये है हमारे पास में धारा का फॉर्मूला, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, ये E प्लस ई कितनी बार आएगा, N बार आएगा। कितनी बार आएगा दोस्तों, N बार आएगा, अपॉन
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर भी कितनी बार आएगा, n बार आएगा। तो यहां से ये n इंटू ई आ गया और ये कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल आर आ गया। यह है सर्किट से बहने वाली कुल धारा जो कि एन ई अपॉन कैपिटल R प्लस एन आर के इक्वल होगी। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन आप लोगों को और बताएंगे। उस कंडीशन में हम आपको बता दें कि जैसे मान लें कि ये सेल हैं वो विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इनको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि दूसरा जो सेल है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध R2, विद्युत वाहक बल E2 इस तरीके से विपरीत क्रम में जुड़ा है। इसे हम श्रेणी क्रम ही कहेंगे, लेकिन ये जो सेल है वो विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों, यहां पर जो सेल है उसमें से धारा इधर बह रही है, तो इसमें से तो धारा निकल रही है, तो इसका विद्युत वाहक बल तो धनात्मक, इसमें से धारा ऋणात्मक टर्मिनल से निकल रही है, जबकि हम जानते हैं कि धनात्मक टर्मिनल से धारा बाहर निकलनी चाहिए। तो ये जो विद्युत वाहक बल है इसका वो ऋणात्मक होगा। क्लियर? तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? तुल्य विद्युत वाहक बल, ये जो सर्किट है उसका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो तुल्य विद्युत वाहक बल को E से E1 धनात्मक और E2 क्या होगा? ऋणात्मक। तो E1 माइनस E2 होगा। क्लियर? अब देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखो, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2। हम ये जानते हैं कि ये तो माइनस में है, ये तो प्लस में है, ये माइनस में है, बट जो आंतरिक प्रतिरोध हैं वो दोनों ही प्लस में होंगे, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध धारा चाहे इधर से जाए उसको कोई लेना देना नहीं है। वो धारा के मार्ग में बाधा है, धारा किधर ही जाए बाधा सेम रहेगी। तो जो आंतरिक प्रतिरोध हैं ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ऋणात्मक होता ही नहीं है। तो R1 प्लस R2 इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा और तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस R2। और उस कंडीशन में, इस स्थिति में जो धारा प्रवाहित होगी I बराबर कुल विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2, कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। ये हमारे पास में धारा का फॉर्मूला होगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया। देखो, मैं एक बार थोड़ा सा फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास में यहां पर दो सेल जुड़े हुए हैं। कितने सेल कनेक्टेड हैं? दो सेल कनेक्टेड हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हैं, जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R1 तथा R2। अब देखिए, इस सेल में से धारा निकल रही, इसलिए इसका विद्युत वाहक बल प्लस में, इसमें से ऋणात्मक टर्मिनल में से धारा निकली, जबकि निकलनी किसमें से चाहिए थी? धनात्मक में से। तो विपरीत वाले टर्मिनल से निकल रही, इसलिए इसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। यह हमने लास्ट की वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया था। या आप यहां पर तो दो सेल ही जुड़े हुए हैं, इसलिए आप यहां पर तो यह भी समझ सकते हैं कि भाई धारा इसकी वजह से बह रही है, इसका मतलब इसका विद्युत वाहक बल बड़ा है, इसका छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाकर हमने पुट कर दिया। क्लियर? जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, चाहे धारा किसी भी दिशा में बहे, आंतरिक प्रतिरोध सदैव धनात्मक ही होगा। तो R1 प्लस R2 इसका आंतरिक प्रतिरोध आ गया, कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 आ गया। तो यहां पर सर्किट से बहने वाली जो धारा है वो E1 माइनस E2 अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 आ जाएगी। तो दोस्तों, ये यहां तक आप लोगों को जो सेलों का संयोजन है उसमें श्रेणी क्रम संयोजन समाप्त हो चुका है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास में है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? देखिए, एक सेल से दूसरा सेल समान टर्मिनल आपस में जुड़ेंगे। दोस्तों, अब हम यहां पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे सेलों के समांतर क्रम संयोजन की। तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन है वो क्या है?
देखिए दोस्तों कि जो सेल हैं वो एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े होंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सी एक कंडीशन लेकर चलेंगे कि समान प्रकार के n सेल हैं, अर्थात उनके विद्युत वाहक बल समान, आंतरिक प्रतिरोध समान और किसी कैपिटल R के प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में हम एक जटिल कंडीशन लेंगे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है। देखिए जो कंडीशन है वो क्या है, समान सेलों के लिए, समान सेलों के लिए, समान सेल का मतलब है सभी सेलों के विद्युत वाहक बल समान हैं, उनके आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। जैसे ये हमारे पास में कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल है E, आंतरिक प्रतिरोध R। दूसरा सेल हमने लिया है, इसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। तीसरा सेल हमने लिया है जिसका विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। इसी तरीके से ये चलता जाएगा और n वां जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। ये सारे के सारे सेल हैं वो एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इन सेलों से हमने जोड़ रखा है एक उपकरण जिसका जो प्रतिरोध है वो है कैपिटल R। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि इस सर्किट से बहने वाली जो धारा है वो है कैपिटल I। धारा कितनी है, कैपिटल I। देखिए कैपिटल I क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध। तो यहां पर इस कंडीशन में हम कुल विद्युत वाहक बल तथा कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं तो हमारे पास में सर्किट से बहने वाली कुल विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए क्या है, सभी सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इस टर्मिनल तथा इस टर्मिनल, देखो इस सेल का विद्युत वाहक बल इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में है E, इसका भी है E, इसका भी E, इसका भी, और इस बिंदु तथा इस बिंदु के मध्य का जो आंतरिक विद्युत वाहक बल है वो E रहेगा समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में सभी का विद्युत वाहक बल समान, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का जो विद्युत वाहक बल है वो E ही रहेगा। किसके तुल्य रहेगा, E के इक्वल रहेगा। तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल कह दीजिए या आप तुल्य विद्युत वाहक बल कह दीजिए जो कि E के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, E के इक्वल। फिर देखिए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए यहां पर जो कुल प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हम लिख रहे हैं, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, क्लियर। उसको R डैश से पुट कर देते क्योंकि R तो हमने इनका आंतरिक प्रतिरोध ले लिया, तो जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है उसको R डैश से पुट कर दिया। देखिए ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस हैं वो समांतर क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में, ये सभी समांतर क्रम में आपस में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। तो यहां पर 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn इस तरीके से होगा। बट यहां पर R1 R2 R3 Rn सबकी वैल्यू सेम है और वो R के इक्वल है, तो मैंने यहां पर इनको इस तरीके से लिख दिया है। ये कितनी बार है, ये n सेल हैं तो यहां पर ये n बार ऐसा होगा। तो 1/R डैश बराबर, ये R तो हमारे पास में लघुत्तम आ गया, 1 + 1 + 1, ये कितनी बार आएगा, n बार आएगा, तो n/R आ जाएगा। 1 + 1 + 1 n बार जोड़ रहे हैं तो n प्राप्त हो जाएगा, क्लियर। तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना आया, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को हमने R डैश से पुट किया जो कि R/n के इक्वल आ गया है। R डैश बराबर R/n, क्लियर। अब देखिए तुल्य आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त हो चुका है, कुल विद्युत वाहक बल प्राप्त हो चुका है, कुल प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं। कुल प्रतिरोध
तो देखिए इन सब के स्थान पर आर डेस लगा है और आर डेस के ये कैपिटल आर समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो कैपिटल आर प्लस आर डेस आ जाएगा। और कैपिटल आर डेस की वैल्यू है आर बटे में एन, आर बटे में एन। तो परिपथ से प्रवाहित कुल धारा, परिपथ से प्रवाहित कुल धारा, जिसको हम कैपिटल आई से लिख रहे हैं, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल कितना निकाला हमने यहां पर E, और कुल प्रतिरोध कितना है, अभी इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये है इसकी वैल्यू। तो I बराबर E बट्टे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r बट्टे में n, यहां से एलसीएम आ गया n, तो n ऊपर चला जाएगा, n E बट्टे में n इंटू कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। ये हमारे पास में फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा जब n समान प्रकार के सेल समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो सर्किट से बहने वाली धारा। अब देखिए दोस्तों, हम एक और स्पेशल यहां पर कंडीशन लेंगे समांतर क्रम के लिए, जिसमें दो भिन्न विद्युत वाहक बलों के सेल समांतर क्रम में संयोजित होंगे। सेलों के समांतर क्रम संयोजन की अगली कंडीशन देखिए कि जब दो भिन्न विद्युत वाहक बल के सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए हम दो ही सेल लेकर चल रहे हैं, यदि दो से अधिक सेल भिन्न विद्युत वाहक बलों वाले समांतर क्रम में संयोजित कर दें तो उनके कारण से बहने वाली धारा, तुल्य विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध निकालना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध तो फिर भी निकल जाएगा, बट विद्युत वाहक बल तथा जो धारा है उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाएगा। और जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर दो सेल लिए हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हैं। आप लोगों को ये जो विद्युत वाहक बल हैं स्मॉल e में भी मिल सकते हैं, इसके अलावा एप्सिलॉन टाइप में भी लिखे हुए मिल सकते हैं, तो घबराना नहीं है। स्मॉल ई या कैपिटल ई या एप्सिलॉन टाइप में भी ई लिखा करते हैं बुक्स वाले, तो सबका मतलब सेम ही है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से ही लिखा जाएगा। क्लियर? तो देखिए जो ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं यही हमारे सिलेबस में है। क्लियर? तो देखिए क्या कह रही है ये कंडीशन कि जब दो भिन्न विद्युत वाहक बल के सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास में दो सेल हैं, ये दो सेल हमने यहां पर कनेक्ट कर रखे हैं। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो है E1, आंतरिक प्रतिरोध R1। इस सेल का विद्युत वाहक बल है E2, आंतरिक प्रतिरोध है R2। और ये हमने कैपिटल R मान का विद्युत उपकरण यहां पर जोड़ रखा है। देखिए एक बार सर्किट को समझेंगे कि ये वाला जो सेल है इसको दे रहा है I1 धारा, ये वाला सेल है I2 धारा दे रहा है, और यहां से दोनों धाराएं आपस में मिलकर यहां से कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है। ये धारा इस रेजिस्टेंस में से जाएगी, यहां से होती हुई सर्किट में से प्रवाहित होगी। एक बार सर्किट को फिर से समझ लीजिए। हमने यहां पर दो सेल लिए हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं, दोनों समांतर क्रम में हैं, और कैपिटल R प्रतिरोध के उपकरण से इसको संयोजित कर रखा है। कैपिटल R प्रतिरोध से हमने इनको जोड़ रखा है। अब यहां पर देखिए कि जो E1 विद्युत वाहक बल वाला सेल है, पहला सेल है, उसके जरिए I1 धारा बह रही है, दूसरे सेल से I2 धारा बह रही है, और I1 तथा I2 दोनों मिलाकर कैपिटल I धारा प्रवाहित करते हैं। दोनों मिलकर कितनी धारा प्रवाहित करवा रहे हैं? कैपिटल I धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। तो परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ से प्रवाहित धारा जो कि I है, किसके तुल्य होगी?
I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। इसको मैंने दे दिया है समीकरण 1। समीकरण 1 हमने दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहां पर I1 तथा I2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने इस वीडियो के प्रारंभ में एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर, उसका मैं यहां पर प्रयोग करने वाला हूं। देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, V बराबर होता है E माइनस में IR, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इस समीकरण 2 के अकॉर्डिंग ही हम पुट करेंगे पहले सेल के लिए। पहले सेल के लिए देखिए, समझो इसको। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यहां से कोई आवेश चलेगा तो यहां तक घूमता हुआ वापस यदि यहां तक आ रहा है, तो यहां से ले जाकर यहां तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो ये जो आवेश है केवल इतनी ही बाधा पार करता है। यहां से जो आवेश चलेगा दूसरे सेल के टर्मिनलों से, तो वो भी कैपिटल R प्रतिरोध में से होकर गुजरेगा। अर्थात दोनों सेलों के लिए जो टर्मिनल विभवांतर है वो सेम होगा। इसका टर्मिनल विभवांतर और इस सेल का टर्मिनल विभवांतर सेम होगा, क्योंकि दोनों सेलों के बाह्य परिपथ में किसी आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेकर जाएंगे तो ले जाने में किया गया कार्य समान होगा, इसलिए दोनों का टर्मिनल विभवांतर भी समान होगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो पहले सेल के लिए मैं टर्मिनल विभवांतर, दोनों सेलों का टर्मिनल विभवांतर सेम है, तो पहले सेल के लिए जो टर्मिनल विभवांतर वो क्या आएगा, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 माइनस पहले सेल से प्रवाहित धारा I1, पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से हम देखेंगे, यहां से आप पहले I1 की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू निकाल लीजिए? I1 की। तो क्या आ जाएगा, चलिए मैं इसको एक बार एज इट इज पुट कर देता हूं। V बराबर हमारे पास में है E1 माइनस में I1 R1। देन यहां से हम क्या लिख सकते हैं, I1 R1 बराबर E1 माइनस V, और हम यहां से क्या लिख देंगे, I1 बराबर E1 बट्टे में R1 माइनस में V बट्टे में R1। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4। ये I1 की वैल्यू आ चुकी है। इसी प्रकार से दूसरे सेल के लिए हमें टर्मिनल विभवांतर V बराबर, देखिए दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 माइनस I2 R2 आ जाएगा। V बराबर E2 माइनस I2 R2। देन यहां से हम क्या लिख सकते हैं, I2 R2 बराबर E2 माइनस V लिख देंगे। तो I2 बराबर क्या आ जाएगा, I2 बराबर E2 अपॉन R2, यहां से देखिए R2 से इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस V अपॉन में R2, और ये आ गई समीकरण 5। समीकरण 4 में I1 की वैल्यू आई है, समीकरण 5 में I2 की वैल्यू आई है। I1 और I2 का जो मान है वो हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए, समीकरण 4 व 5 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे, क्या मिलेगा, I बराबर I1 की वैल्यू कितनी है, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन में R1, फिर प्लस में I2 की वैल्यू रखनी है समीकरण 5 से E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन में R2। यहां से इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, देखिए E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, तो मैंने एज इट इज लिखा है। इन दोनों में से माइनस में V कॉमन आ रहा है,
तो यहां पर तो माइनस वी कॉमन आ गया, तो 1/में R1 रह गया है, प्लस में 1/R2 रह गया है। क्लियर? अब देखिए इसे हम और क्या लिख सकते हैं, I बराबर, ये हमारे पास में आ गया है, इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ गया है R1 R2, तो E1 R2, फिर प्लस में E2 R1, फिर माइनस V, यहां से R1 R2 हम एलसीएम ले लेंगे तो R1 प्लस R2 हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे गुणा कर रहा हूं, इस समीकरण को क्यों गुणा कर रहा हूं, मैं इक्वेशन नंबर 2 से इसकी तुलना करूंगा। इस समीकरण को R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से गुणा करने पर कि इस राशि को मैं एक करना चाहता हूं, तो इसलिए R1 R2 बट्टे में R1 प्लस R2 से गुणा कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। तो देखिए क्या निकल कर आएगा, I उससे गुणा कर रहे हैं R1 R2। देखिए बोर्ड पर नजर रखिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए विद्यार्थियों, फालतू की चेट आपको करनी नहीं है, कंटिन्यू वीडियोस देखना है, वीडियो पर फोकस करना है, तो ही आप समझ पाएंगे। ये I के गुणा में ये R1 R2 अपॉन है R1 प्लस R2 बराबर, इसको भी हम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से गुणा करेंगे तो R1 R2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टे में R1 प्लस R2 रह जाएगा, R1 R2 कट जाएगा, जब इससे गुणा होगी ये राशि तो ये तो कट जाएगी, ये रह जाएगी शेष। माइनस में जब इसको इससे गुणा करेंगे तो R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस में V रह गया। ठीक है, इस V को मैं ले आता हूं इधर, तो V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारे पास में आ गया है समीकरण 6। समीकरण 6 समझ लीजिए। अब इस समीकरण 6 की हम व्यापक समीकरण जो V बराबर E माइनस आई आर है, इससे इसकी तुलना करेंगे। देखो यहां पर V तो यहां पर भी V है, ये E है, इसके स्थान पर ये हमारे पास में आ गया E का मान E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, माइनस के स्थान पर माइनस है, I के स्थान पर I है, ये स्मॉल r और स्मॉल r के स्थान पर है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये जो स्मॉल r है वो है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए ये दोनों जो प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा देखना, इधर थोड़ी सी जगह बची उसमें मैं कर रहा हूं 1/r। ये दोनों है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे निकालेंगे? 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर यहां से लघुत्तम कितना आया R1 R2, ये आ गया R1 R2। तो ये है 1/r के बराबर, तो r बराबर क्या आ जाएगा? इधर भी इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये जो वैल्यू है वो तुल्य प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो वैल्यू है वो तुल्य विद्युत वाहक बल को बता रही है। क्लियर? तो मैं यहां से एक बार इसको हटा देता हूं, मिटा देता हूं, फिर हम देखिए इस सर्किट को तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम इसके अंदर तुल्य विद्युत वाहक बल E, तुल्य धारा I और तुल्य प्रतिरोध तीनों वैल्यू अब मैं यहां पर पुट करने वाला हूं।
देखिए तो समीकरण 2 और 6 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 6 की तुलना करने पर, दोनों की यदि हम तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो E तुल्य विद्युत वाहक बल क्या आ जाएगा? तुल्य विद्युत वाहक बल E जो कि क्या आएगा? ये है, सॉरी ये वाला है, क्लियर? तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो आ गया तुल्य विद्युत वाहक बल जब दो भिन्न विद्युत वाहक बलों के सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं और जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 विद्युत वाहक बल E1 E2 हो, तो तुल्य विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला ये होगा, क्लियर? तुल्य प्रतिरोध कंपैरिजन करेंगे तो स्मॉल r बराबर क्या आएगा? वहां से देखिए समीकरण 6 से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यदि यहां पर आप देखें तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो R आ जाएगा, R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्लियर? अब देखिए तुल्य धारा, सर्किट से बहने वाली जो धारा है, तुल्य धारा कह दीजिए या कुल धारा कह दीजिए, I बराबर E बट्टे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल E की वैल्यू ये है, बाकी सारी वैल्यू जो आपके पास में ही है, जहां E बराबर ये रहा, R बराबर ये रहा, तो तुल्य धारा है उसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों। तो ये था जब दो भिन्न विद्युत वाहक बलों के सेल समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तब तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य प्रतिरोध और उससे सर्किट से बहने वाली धारा का व्यंजक। तो दोस्तों ये काफी बड़ा वीडियो हो गया है। वैसे इन सेलों के संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो हम पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस तो आप लोगों को करवाएंगे ही, आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए यदि आप लोगों को इस टॉपिक के नोट्स यदि प्राप्त करने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, सिर्फ मैसेज करना है। देखिए व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पर मैसेज कीजिए और इस टॉपिक के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।